हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। बीएससी की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम न्यूटनियन मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि आपका बीएससी सेमेस्टर 1 जो चल रहा था उसमें 2 यूनिट हमने कंप्लीट करा दिए, तो उसकी ये नेक्स्ट यूनिट है। जैसे कि इससे पहले एक हमने वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था किस तरह से आपको पढ़ना है, तो उसी तरीके से हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, आज की ये यूनिट है उसका नाम देख लीजिए। बिना समय गवाए हम स्टार्ट करेंगे आज की ये यूनिट, जिसका नाम है डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हिंदी में बोले जाए तो कणों के निकाय की गति या कणों के निकाय की गति की। तो इसको हम समझेंगे। ये यूनिट है, आप ऐसा समझिए तीसरी यूनिट बोलिए या 5वीं बोलिए, आपकी इच्छा है। कुछ किताबों में तीसरी तो कुछ किताबों में 5वीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी कि ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स की यदि हम बात करें तो ये पहली वीडियो रहेगी, यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स आज से स्टार्ट हो रही है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई करेंगे और वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने वाली हैं, जो आपकी परीक्षा में आने वाली हैं, जिससे आपका स्कोर अप हो जाए। राइट, चलिए तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इंट्रो, कि इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स का थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। इंट्रो क्या है कि न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स है उसको केवल न्यूटोनियन बोल दीजिए या उसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोल दीजिए। क्या? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब क्या है? प्राचीन यांत्रिकी। देखो, मैकेनिक्स का मतलब नॉर्मली होता है यांत्रिकी, ठीक है। अब ये न्यूटोनियन यानी न्यूटन भाई साहब की मैकेनिक्स है, इसलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोल दी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, आल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन और क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसको हम न्यूटोनियन भी बोल सकते हैं या हम उसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? आगे की बात चलती है। ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये अपना क्या है? ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की। राइट, तो जितनी भी देखिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, जितनी भी मैकेनिक्स हैं या जितनी भी फिजिक्स की ये सारी क्या मैकेनिक्स वगैरह, या आपकी हम बात करें ऑप्टिक्स हो, वेव ऑप्टिक्स हो, ये सारी क्या है? फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। क्या है? फिजिक्स की ही ये ब्रांचेस हैं, यानी भौतिकी की कुछ शाखाएं हैं। तो उसी में से अब हम बात करें न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो समझ में आएगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स का थोड़ा सा परिचय हो गया कि इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करें? हम क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ लेंगे तो मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ ली, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ लिया मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ लिया। चलिए इसमें थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछी जाए डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन 1 लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। 3 डेफिनेशन लिखी हुई है, इन्हीं को आप समझ लीजिए। इसी पर आपका 2 नंबर का सवाल डेफिनेटली आता है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्या है? व्हाट इज द मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है? देखिए, आपने नॉर्मली देखा है हम मैकेनिक्स में क्या करते हैं? मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, यानी कि हमारे पास ये बोर्ड लगा हुआ है, हम इस बोर्ड के बारे में हम जानकारी करने लगे कि इसमें कितना फोर्स लगा हुआ है, ये गति कर रहा है या ये रेस्ट पोजीशन में है। तो इसी के बारे में हम नॉलेज प्राप्त करें, इसी के बारे में स्टडी करें, इसी से रिलेटेड सारी चीजों का हम ज्ञान प्राप्त करने लगे, तो वही क्या कहलाएगी? न्यूटोनियन मैकेनिक्स या मैकेनिक्स कहलाती है। समझ में आया मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी भी कोई बॉडी, कोई भौतिक निकाय या कोई भी यानी फिजिकल कोई वस्तु है, जैसे कि ये मार्कर है, कोई भी एक वस्तु हो, पिंड हो, भौतिक सिस्टम हो, उस चीज को हम बॉडी बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करने लगे। फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि उस पर वो रेस्ट में है या मोशन में, यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। और मैकेनिक्स उस पर लगने वाले कितने फोर्सेस हैं उसका स्टडी कर लो। तो देखिए क्या है परिभाषा? मैकेनिक्स डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस इन ए फिजिकल बॉडी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये थोड़ा सा अटपटा सा हो गया। अरे सर ये क्या बता दिया आपने? कुछ नहीं बताया। यानी मैकेनिक्स क्या है कि यानी कि अपना डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस इन ए फिजिकल बॉडी, यानी किसी भी भौतिक निकाय या भौतिक कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं उस पर फोर्सेस, उसके बारे में हम स्टडी करने लगे, उसके बारे में डील्स यानी उससे संबंधित
जितनी भी चीजों का ज्ञान प्राप्त करें या उसका अध्ययन करें या उसके बॉडी के इन्वायरमेंट का अध्ययन करें तो उसी का क्या बोलेंगे हम, मैकेनिक्स बोलेंगे। चलो ये नहीं आती है समझ में तो थोड़ा सा देखिए, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है इन विच लिख दीजिए जिसके अंतर्गत, या डेट लिख दीजिए, ठीक है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, किसी कंडीशंस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, कंडीशंस के बारे में डील्स करते हैं। डील्स का मतलब अध्ययन करना, कंडीशन को ज्ञात करना, ठीक है। विद द रेस्ट और मोशन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स के रेस्ट और मोशन पोजीशन का हम अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। या एक और परिभाषा, टू स्टडी ऑफ मोशन और रेस्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम क्या कर रहे हैं, केवल स्टडी कर रहे हैं किस चीज की, मोशन और रेस्ट पोजीशन, या तो मोशन का कर लो या रेस्ट पोजीशन का कर लो, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन पोजीशन का अध्ययन करना ही आपका मैकेनिक्स कहलाता है। क्लियर, बहुत अच्छे से हो गया। रेस्ट यानी कि विराम अवस्था और मोशन यानी कि गति की अवस्था, किसी भी वस्तु की गति अवस्था या विराम अवस्था के बारे में अध्ययन करना ही मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी कहलाती है। क्लियर हो गया। ये टॉपिक आपके यहां से इंट्रो आपको समझ में आया, मैकेनिक्स की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब यहां से आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैकेनिक्स के थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। वही हिस्ट्री जो हमने अभी आपको बताई, देखिए, यानी मैकेनिक्स की जो हिस्ट्री है, ऐसा समझ लीजिए कि मैकेनिक्स की हिस्ट्री को या मैकेनिक्स की जो इतिहास को हम 3 अवधियों में डिवाइड किया गया है। तो द हिस्ट्री ऑफ मैकेनिक्स डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पीरियड्स, यानी इन अवधियों में, इन कालों में डिवाइड किया गया है। देख लेना, द हिस्ट्री ऑफ मैकेनिक्स डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स या मेजर पीरियड्स। कौन कौन से, एंटीक्विटी, क्लासिकल और क्वांटम। ये 3 मैकेनिक्स को 3 भागों में, यानी ये 3 समयों में डिवाइड कर दिया, 3 कालों में डिवाइड कर दिया। इन्हीं कालों में जैसे कि मान लीजिए क्लासिकल है, जैसे एंटीक्विटी, ये क्या है, प्राचीन काल या प्राचीनता, एंटीक्विटी मैकेनिक्स यानी प्राचीन मैकेनिक्स की बात चल रही है। प्राचीन, देखो प्राचीन काल पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राचीन काल बहुत पुरानी होगी, वो बहुत पुरानी, साइंस कोई जरूरी नहीं है अभी से आपको ज्ञान हो रहा है तो अभी से साइंस है, नहीं, साइंस पहले ही बहुत ज्यादा थी। जैसे रावण सीता को चुरा के ले गया था एक रथ में, ठीक है, तो वो सारी चीजें, रथ था या वो हवाई जहाज जिसको बोलेंगे उस समय का, तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे इन पर चलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल को हम बोलते हैं प्राचीन यांत्रिकी और ये क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है। तो ये क्लासिकल, ये 3 मेजर पीरियड्स में हमने डिवाइड किया। प्राचीन काल को हम छोड़ दे रहे हैं, ये बहुत पुरानी होगी, ठीक है। इन चीजों की हम बात करेंगे, जो आपको स्टडी जो पढ़ना है इसके बारे में बाकी बाद में चर्चा करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स केवल क्लासिकल मैकेनिक्स को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ही आपको पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है, थोड़ी सी पढ़नी है, जिससे आपका काम हो जाएगा। देखिए, अब ये हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता चल गया। इसके बारे में अभी अलग से वीडियो आएगी जो तीनों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ी सी हम फिर से लौट के यहीं पर आते हैं मैकेनिक्स पर। अब मैकेनिक्स की यदि हम बात करें, कुछ सब ब्रांचेस भी होती हैं, सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की उप शाखाएं भी होती है, यानी भौतिक विज्ञान की ये शाखाएं हैं और इस शाखा में उप शाखाएं होती हैं। जैसे कि मैकेनिक्स की भी कुछ उप शाखाएं, स्टैटिक्स जिसको स्थैतिकी बोलते हैं, फिर ये काइनामेटिक्स शुद्ध गतिकी होती है, एक डायनामिक्स यानी गतिकी। इनमें भी थोड़ा सा विवाद रहता है, इन चीजों को समझ लो, जिंदगी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी। क्या है ये स्टैटिक्स, क्या है स्टैटिक्स से आपको समझ में आ रहा है, स्टैटिकी मतलब कोई स्थिर अवस्था, यानी कि मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के विराम अवस्था का अध्ययन करते हैं। विराम मतलब कि बिल्कुल रुकी हुई, रेस्ट में है,
यानी कि इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था बिल्कुल साम्य बनाई हुई है अपनी, उस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं। साम्य का मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूं इसको इस चीज को 10 न्यूटन के बल से इधर खींचा जाए, 10 न्यूटन के बल से इधर खींचा जाए तो इसका साम्य एक जगह बना रहेगा, यानी स्थिर रह जाएगी, साम्य अवस्था में लगी रहेगी। तो मतलब इसका अध्ययन कर ले हैं, रेस्ट पोजीशन में है। तो मतलब क्या है, ये क्या है, देखो लिख दिया, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम। रेस्ट का मतलब विराम अवस्था और इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य अवस्था। तो वह ब्रांच, मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की विराम अवस्था या साम्य अवस्था का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिकी अर्थात स्टैटिक्स कहते हैं। क्लियर हो गई, स्टैटिक्स समझ में आ गया। विराम अवस्था का अध्ययन करना, जैसे कोई गाड़ी रुकी हुई है, दीवार पर लगे हुए बोर्ड के बारे में स्टडी करें कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये क्यों नहीं हिल रहा है, आखिर इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपनी अवस्था को पर्याप्त परिवर्तित नहीं कर रहा है। उन चीजों को हम बोलेंगे स्टैटिक्स। इसके बारे में हम स्टडी करें, यानी कोई वस्तु रेस्ट में है। चलिए अब बात आ जाती है, ये क्या है भाई, गति की, यानी काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स यानी कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को एक साथ पढ़िए, यानी इन दोनों का ही मतलब है कि हम मोशन का अध्ययन करें किसी वस्तु। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच द स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे तो हम उसको काइनेमेटिक्स भी बोलेंगे, डायनामिक्स भी बोलेंगे। तो भाई ये क्या बला आ गई, नहीं। अब इसको थोड़ा सा और डीप में जाओ। मोशन का अध्ययन कर रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग कॉजेज ऑफ द मोशन। देखिए दो चीजें हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये चीज समझ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। हमने तो थोड़ा सा यहां से चेंज कर रहा हूं, यहां से लिख देना टू स्टडी ऑफ द मोशन, ठीक है। सिंपल तरीके से लिख रहा हूं, टू स्टडी ऑफ मोशन विद आउट, मतलब विद आउट, विदाउट, ठीक है, विदाउट कॉजेज ऑफ द मोशन। मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के मोशन की स्थिति का वर्णन करते हैं, यानी कि उसके गति अवस्था का अध्ययन करते हैं या गति अवस्था का वर्णन करते हैं विदाउट कंसीडरिंग, तो लगाया ही नहीं, विदाउट कंसीडरिंग कॉजेज ऑफ द मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स वह ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम मोशन का तो अध्ययन कर लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन हम उसके कॉजेज ऑफ द मोशन यानी कि उसके कारणों का अध्ययन नहीं करते कि मोशन किन कारणों से हो रहा है। समझ पा रहे हो। और डायनामिक्स क्या होती है, इसमें हम मोशन का तो अध्ययन करते हैं, टू स्टडी ऑफ motion of objects with causes of the with ऐसे लिख लीजिए, objects with considering causes of the मोशन। मतलब समझ गए, काइनेमेटिक्स इसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की गति का वर्णन करते हैं, लेकिन उसके कारणों का वर्णन नहीं करते कि वो वस्तु किन कारणों से गति कर रही है।
केवल हम अध्ययन करने लगे, जैसे कि गाड़ी दौड़ रही है तो हमको बस ये स्टडी करने लगे गाड़ी दौड़ रही है। अब हम ये भी डिस्क्राइब करने लगे कि गाड़ी किन कारणों से दौड़ रही है, किन कारणों से वो गति कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम डायनामिक्स। और केवल मोशन के बारे में हमको पता चल रही है, हमको उसके कारणों का पता नहीं चल रही है, तो उसको काइनेमेटिक्स। समझ में आ गया? तो मतलब क्या है, यदि हम किसी वस्तु के मोशन का अध्ययन कर रहे हैं तो वो काइनेमेटिक्स भी हो सकता है, डायनामिक्स भी हो सकता है। लेकिन मोशन का अध्ययन कर रहे हैं और उसके कारणों का नहीं पता हमको, तो वो बनेगा काइनेमेटिक्स। और यदि हम कारणों का भी अध्ययन करने लगे तो हम बोलेंगे उसको डायनामिक्स। तो समझ में आ गया? क्लियर हो गई? क्या है क्लियर? तीनों चीजों को हम अब एक साथ डिस्क्राइब कर देते हैं। क्या है स्टैटिक्स? क्या होती है आपकी स्थितिकी? व्हाट इज स्टैटिक्स? टू स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन का हम यदि वर्णन करने लगे, हम उसका अध्ययन करने लगे, हम उसको बोलेंगे स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स होती है टू स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसीडरिंग विदाउट कॉजेज ऑफ द मोशन, यानी कि किसी वस्तु के मोशन का अध्ययन करना, किंतु वस्तु किन कारणों से अध्ययन कर रहे, किस कारणों से मोशन कर रही है, उन कारणों का कोई अध्ययन नहीं करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं क्या? उसको बोला जाएगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स समझ में आ गया? और डायनामिक्स क्या है? यदि हम किसी वस्तु के मोशन का तो अध्ययन कर रहे हैं और साथ में उनके कारणों का भी अध्ययन कर रहे हैं कि वो किन कारणों से हो रहे हैं। टू स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसीडरिंग विद द कॉजेज ऑफ द मोशन। तीनों क्लियर हो गई परिभाषाएं? थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन कालों के बारे में, यानी कि एंटीक्विटी, क्लासिकल और ये क्वांटम काल कौन से ये पीरियड्स है, इनमें कौन कौन से वैज्ञानिक रहे, उन्होंने क्या क्या बोला था, क्या क्या नियम दिए, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्राचीन काल के बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल, प्राचीन काल यानी एंटीक्विटी मैकेनिक्स कौन सी तरफ जाती है? यानी कि ईसा मसीह के 800 वर्ष पूर्व, यानी 800 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, यानी कि ईसा मसीह के 800 वर्ष पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के 800 वर्ष जन्म से पहले, और ईसा मसीह ईस्वी का मतलब 500 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के 500 वर्ष बाद, यानी ईसा मसीह के 500 वर्ष बाद, यानी ईसा मसीह का जन्म 0 कहलाएगा। तो मतलब ईसा मसीह से 800 वर्ष पहले और 500 वर्ष बाद, तो 800 ईसा पूर्व 500 ईस्वी का जो समय था, वो जो काल था, उसको हमने क्या बोला? एंटीक्विटी काल, यानी एंटीक्विटी मैकेनिक्स, यानी उस समय की जो मैकेनिक्स को हमने क्या बोला? एंटीक्विटी। देखिए उसमें दो वैज्ञानिक रहे थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपो। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपो, इन्होंने क्या बोला था? देखिए अकॉर्डिंग, लिख दीजिए, लिख लेना, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपो, इन्होंने क्या बोला था? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपो शोज दैट, इन्होंने दिखाया कि ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैव हिडन सबस्टेंसेस, यानी कि ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सभी भौतिक वस्तुएं, हैव हिडन सबस्टेंसेस। सबस्टेंसेस का मतलब पदार्थ, हिडन मींस छुपे हुए। तो सभी इन्होंने, यानी कि डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपो ने दिखाया कि सभी भौतिक वस्तुओं में छुपे हुए पदार्थ होते हैं। क्या बताया इन्होंने? सभी भौतिक वस्तुओं में छुपे हुए पदार्थ होते हैं, विच हैव, जिनके पास होता है क्या? द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड वॉइड्स, जिनमें होता है, क्या होता है? डिफरेंट, यानी अलग अलग अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट समझ ही रहे हो, व्यवस्था, एटम एंड वॉइड्स, एटम की और रिक्तियों की अलग अलग व्यवस्था होती है जिनमें। तो इन्होंने क्या बताया था? देखो हिंदी में लिख दिया, सभी भौतिक वस्तुओं में छुपे हुए पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणुओं तथा रिक्तियों, परमाणु तथा वर्ड्स मतलब रिक्तियों की अलग अलग व्यवस्था होती है। ये बात किसने बताई थी? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपो ने बताई थी। ये कब की बात है? ये है एंटीक्विटी काल की। ठीक है, समझ गए बात को? और
इन्होंने डेमोक्रिटस ने एक बात और कही थी, वो क्या कही थी वो देख लीजिए, वो ये द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय मैकेनिकल मीन्स, यानी कि पूरे यूनिवर्स को यानी ब्रह्मांड को हम मैकेनिकल मीन्स यानी कि यांत्रिक तरीकों से समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मतलब पूरे यूनिवर्स को हम, ये किसने, डेमोक्रिटस ने क्या बोली थी कि पूरे यूनिवर्स को हम मैकेनिक्स के द्वारा अर्थात मैकेनिक्स के तरीकों द्वारा हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड को किसके द्वारा समझा सकते हैं? मैकेनिक्स के द्वारा। ये बात किसने कही थी? डेमोक्रिटस ने कही थी। किसने? डेमोक्रिटस। ठीक है, चलिएगा। और उन्होंने एक बात और कही, हुज ड्राइव बाय वाइब्रेशन बिटवीन एटम्स, यानी कि उन्होंने कहा जो वाइब्रेशन यानी कि कंपन और एटम यानी कि परमाणु में कंपन के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक यूनिवर्स को, हिंदी में लिखा है, यानी कि ब्रह्मांड को यांत्रिक तरीकों से समझाया जा सकता है जो परमाणुओं के बीच कंपन द्वारा संचालित होता है। यानी कि कौन सा, ये किस चीज की बात कही जा रही है? परमाणुओं के बीच कंपन द्वारा संचालित होता है, यानी कि ये यांत्रिक तरीके जो कंपन, किसी कण में भी बहुत सारे ये यानी कि मार्कर है, इसमें भी बहुत सारे पदार्थ हैं, छोटे छोटे सबस्टेंसेस हैं, परमाणु हैं, एटम हैं, इनमें कंपन हो रहे हैं, उनके द्वारा जो संचालित होंगे सारी चीजों को हम डिस्क्राइब करने लगे, तो वही क्या है? मैकेनिक्स है। ठीक है, और मैकेनिक्स के द्वारा ही पूरे यूनिवर्स को हम समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, इस टाइम पीरियड में यानी कि एंटीक्विटी टाइम पीरियड में कुछ आविष्कार हुए हैं। कौन से आविष्कार? आर्किमिडीज, जो आर्किमिडीज था ना, आर्किमिडीज या पेच, गुलेल एवं ट्रेबुलसेट, क्रॉसबो, पुली, ओडोमीटर, क्लॉकवर्क, बॉल वायरिंग और आदि लिख लीजिए। और भी बहुत सारे इसमें आविष्कार हैं जो इस काल में हुए। ठीक है, अब मैंने एक बात बोली थी, यानी कि प्राचीन काल रावण वाले काल में पहुंचा। अरे मजाक किए, तुम सच में उसमें पहुंच गए। यहाँ पर केवल रिटर्न में बात चल रही है, रावण काल की कुछ रिटर्न में साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, इसलिए उसको नहीं गिनेंगे। हम केवल अब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने किताबों में सारी चीजें अपने प्रैक्टिकल्स द्वारा दिखाई गई हैं, देखी है और लैब में प्रयोग करके आपको बताया है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत तो पढ़े होंगे उस चीज। ठीक है, चलिए, ये काल हमको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिकल, प्राचीन काल की। सॉरी, प्राचीन काल हो गए, प्राचीन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। ये कौन सी है? 1500 ईस्वी से आपका 1900 ईस्वी के समय। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का कौन सी बात चल रही है? 1500 से 1900। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज हुई होगी इस काल में। गैलीलियो, हाइजेंस, केपलर, डेस्कार्टेस इसका नाम। ठीक है, और न्यूटन। तो न्यूटन भैया तो है इस चीज के महारथी, और बाकी सारे गैलीलियो, हाइजेंस, केपलर। ठीक है, इन्होंने गैलीलियो ने भी अपना सिद्धांत दिया है, हाइजेंस ने दिया है, केपलर ने अपने नियम दिए हैं ग्रह संबंधी, न्यूटन के तो हैं गति विषयक नियम, सारी चीजें। और इसके मुख्य नियम इस काल में लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ इंटरैक्शन यानी अंतःक्रिया का नियम। ये 3 लॉ इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं से आपका सवाल यहाँ पे बनने वाला। ये वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट इसको कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपका सवाल डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वांटम काल पर। क्वांटम काल वही चीज, ये 1900 से अब तक जो चल रहा है वो क्वांटम काल ही है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स का ही दौर चल रहा है। और बात की जाए इसमें क्या है, क्वांटम काल क्या है? प्लांक, मैक्स प्लांक, फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, मैंने अदर बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं, और इनसे ही आपको पता चल रहा है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा संबंध, ठीक है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है,
डी ब्रोगली सिद्धांत, डी ब्रोगली की परिकल्पना, तो ये सारी चीजें हुई है, ठीक है। वो सारी आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में आती है, ठीक है। तो सारी चीजों का आपको सब कुछ पता चल गया। अब सीधे सीधे आपकी चलेंगे लॉ ऑफ, अब सीधे सीधे रेस्ट, मोशन, त्वरण, एक्सेलरेशन, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने के बाद में सीधे सीधे लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर गति विषयक नियम, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, ये पढ़ेंगे। तो ये सब करेंगे अगली वीडियो में। आई होप कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में। और हाँ, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और तो उससे एक एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हमको वीडियो बनाने का। तो मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।